नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है यूपी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टॉपिक वाइज रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कुल अधिवेशनों की संख्या कितनी है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं, तो इनकी संख्या थी 9 अधिवेशन जो है टोटल उत्तर प्रदेश में हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा कांग्रेस के इतिहास को समझें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की आपसे जो है पेपर में डेट भी पूछी जा सकती है। तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। एक दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है संस्थापक कौन थे। तो इनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है संस्थापक थे। और एक तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय में हुई थी। तो आपको याद रखना है, नाम जो है लॉर्ड डफरिन का। लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से याद कर सकते हैं। चलिए आइए अब आ जाते हैं हम जो है उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में महत्वपूर्ण जानकारियों पर। तो जैसा कि हमको पता चल चुका है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन हुए हैं, आइए एक एक करके हम इन सभी अधिवेशनों को देखते हैं। सबसे पहले बात करें, एक तरफ अधिवेशन, बीच में वर्ष और इधर इनके अध्यक्ष, किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ वो हुआ था प्रयागराज के अंदर। प्रयागराज में वर्ष 1888 के अंदर कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं उनका नाम है जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले इसकी अध्यक्षता करते हैं और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रकार से प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भी बन जाते हैं। इस चीज को भी आपको याद रखना है। कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुआ वो भी प्रयागराज में ही हुआ 1892 में, और इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने जो है इसकी अध्यक्षता की। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने जो है कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, फर्स्ट अधिवेशन, उसकी भी अध्यक्षता जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा ही की गई थी। और जो दूसरा अधिवेशन हुआ प्रयागराज में उसकी भी अधिवेशन इन्होंने ही की थी अध्यक्षता। कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुआ वो लखनऊ जिले के अंदर हुआ 1899 में, और इसकी अध्यक्षता की थी रमेश चंद्र दत्त ने। इसका भी नाम आपको याद रखना है। इसी प्रकार जो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ बनारस में, आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का बनारस अधिवेशन कब हुआ था। 1905 में, और इस बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है 1905 में जो है बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद जो पांचवा अधिवेशन हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर वो हुआ फिर से प्रयागराज जिले में। तो देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, प्रयागराज के अंदर जो है टोटल 3 अधिवेशन हुए थे। पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन और पांचवा अधिवेशन जो उत्तर प्रदेश में हुए थे। प्रयागराज में ये अधिवेशन कब हुआ जो है कांग्रेस का, 1910 में, और इसकी अध्यक्षता की थी सर विलियम बेडरबर्न ने। सर विलियम बेडरबर्न ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसके बाद आ जाते हैं छठा अधिवेशन जो हुआ कांग्रेस का लखनऊ के अंदर। ये किस जिले में हुआ, लखनऊ जिले में हुआ। तो यहाँ लखनऊ जिले में जो है कब हुआ अधिवेशन, 1916 में, और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। श्री अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। अगला जो सातवां अधिवेशन है वो कानपुर शहर में होता है। कानपुर शहर में जो है 1925 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और इसकी अध्यक्षता करती हैं सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू जो है प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी बन जाती हैं। ये प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी जिन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में। इसके बाद अगर हम बात करें फिर से आठवां अधिवेशन कहाँ पर होता है, तो ये जो है लखनऊ के अंदर होता है। आठवां अधिवेशन कहाँ पर हुआ कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ में, 1936 में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है लखनऊ अधिवेशन 1936 की अध्यक्षता की। और जो अंतिम अधिवेशन होता है देश की आज़ादी से पहले 1946 में मेरठ के अंदर, उस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी आज़ादी से पहले अंतिम अध्यक्ष थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी मेरठ अधिवेशन 1946 की। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, पेपर के लिए, कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रयागराज में जो है कांग्रेस की टोटल कितने अधिवेशन हुए, 3 अधिवेशन हुए। इसी प्रकार लखनऊ में भी कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए, 3 अधिवेशन हुए। तो देखिए 3 और 3 कितने हो गए, ये 6 अधिवेशन हो गए। इसके अलावा एक अधिवेशन कानपुर में हुआ, एक अधिवेशन मेरठ में हुआ, और एक अधिवेशन जो है बनारस में हुआ। तो इस प्रकार कांग्रेस के कुल जो है टोटल 9 अधिवेशन जो है उत्तर प्रदेश के अंदर हो गए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपके एग्जाम के लिए। चलिए आइए अब आगे हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख सर्किट। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जो है सर्किट है। सर्किट का मतलब यहाँ पे एक तरह से जो वहाँ के उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाला एक जो है कनेक्टर समझ सकते हैं आप, कनेक्टर की तरह है, पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ता है। तो इनमें सबसे पहला आता है रामायण सर्किट। कौन सा सर्किट है ये, रामायण सर्किट। तो ये किन किन पर्यटन स्थलों से संबंधित है। तो देखिए रामायण पर्यटन स्थल में अयोध्या,
चित्रकूट और बिठूर, ये तीनों जो है स्थल जो है रामायण सर्किट के अंदर आते हैं। अयोध्या की अगर हम बात करें तो अयोध्या शहर जो है सरयू नदी पर स्थित है। किस नदी पर? सरयू नदी पर। और जो ये बिठूर है ये कानपुर में स्थित है, गंगा नदी के तट पर है। इन दोनों पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है। तो अयोध्या, चित्रकूट और बिठूर ये तीनों जो है रामायण सर्किट के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करें अगर कृष्ण सर्किट की, तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनसे संबंधित ये सर्किट है। तो इनमें सबसे पहला नाम आता है मथुरा। मथुरा शहर किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दूसरा है वृंदावन, फिर आता है इसमें नंदगांव, गोवर्धन और अंतिम है जो है बरसाना। तो मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, गोवर्धन और बरसाना ये सभी जो है कृष्ण सर्किट के अंतर्गत आते हैं। बरसाना के अंदर आपको याद रखना है लठमार होली जो है काफ़ी जो है फेमस है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अगला जो हमारा सर्किट है इसका नाम है बौद्ध सर्किट। भगवान बुद्ध के जन्म स्थलों से संबंधित जो जोड़ता है उनको, उसको हम बौद्ध सर्किट कहेंगे। इसमें सबसे पहले आता है कपिल वस्तु का नाम, फिर आता है सारनाथ जहाँ पे भगवान बुद्ध ने जो है सबसे पहला उपदेश दिया, फिर इसमें आता है वाराणसी का नाम, इसके अलावा श्रावस्ती और रामनगर और कौशाम्बी जो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों की पवित्र स्थली है। तो ये सभी जो है स्थल कहाँ पर आते हैं? बौद्ध सर्किट में। कपिल वस्तु, सारनाथ, वाराणसी, श्रावस्ती, रामनगर और कौशाम्बी। और जो अंतिम सर्किट है इसका नाम है स्वतंत्रता संग्राम सर्किट। तो स्वतंत्रता संग्राम सर्किट के अंदर मेरठ, शाहजहांपुर, महुआ डाबर और बावनी इमली ये स्थल जो है स्वतंत्रता संग्राम सर्किट के अंदर आते हैं। चलिए आइए कुछ इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, अगर हम बात करें सबसे पहले ग्रेटर नोएडा की, तो देखिए ग्रेटर नोएडा के अंदर एक तो नॉलेज पार्क स्थित है। आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि बताइए नॉलेज पार्क कहाँ पर स्थित है? ग्रेटर नोएडा में। और नाइट सफारी पार्क भी हमारा कहाँ पर स्थित है? तो नाइट सफारी पार्क भी जो है ग्रेटर नोएडा में ही स्थित है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न है हमारा, अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए उत्तर प्रदेश जो राज्य ललित कला अकादमी है ये स्थित है लखनऊ जनपद में। ये उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी 1962 में। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो है पेपर के लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित हैं? तो देखिए डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये वाराणसी शहर में स्थित है। वाराणसी को मंदिरों और घाटों का शहर भी कहा जाता है, गंगा नदी के तट पर ये स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कृत्रिम अंग निर्माण का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो कृत्रिम अंग निर्माण करने का मुख्य केंद्र है तो ये है कानपुर शहर। कानपुर शहर जो है कृत्रिम अंग निर्माण का एक प्रमुख केंद्र है और ये चमड़ा उद्योग का भी एक जो है प्रमुख केंद्र है। और इसको राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी कहा जाता है और ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहलाता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है केंद्रीय ग्लास व सिरेमिक अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान केंद्र है ये स्थित है जो है खुर्जा शहर के अंदर। खुर्जा शहर में जो है केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गाजियाबाद शहर में स्थित है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है हमारा भारत की पहली, अगर पूछा जाए पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर जो है खोली गई है? तो देखिए भारत की जो पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी बनी है वो बनी है लखनऊ शहर के अंदर। लखनऊ शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय स्थित है आगरा शहर के अंदर। आगरा शहर में ये स्थित है। अगला प्रश्न है आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए आचार्य जो नरेंद्र देव स्मृति पार्क है वो सीतापुर शहर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सीतापुर शहर में। अगला प्रश्न है हमारा वन्य जीवों का डीएनए बैंक कहाँ पर स्थित है? तो देखिए वन्य जीवों का जो डीएनए बैंक है वो बरेली शहर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बरेली शहर में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्लेटिनम खनिज का उत्पादन ये जो है किस जनपद में होता है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में प्लेटिनम खनिज का उत्पादन किया जाता है जो है ललितपुर जिले में। कहाँ पर? ललितपुर जिले के अंदर। इसी प्रकार अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए चाइना क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए चाइना क्ले का जो प्रमुख प्राप्ति स्थल है वो है सोनभद्र जिला। सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला भी है और यहाँ से चाइना क्ले की प्राप्ति की जाती है। अगर पूछा जाए सोनभद्र जिला कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड ये 4 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला भी यही है।
अगर आपसे पूछा जाए इमारती पत्थर उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये मिर्ज़ापुर जनपद से प्राप्त होते हैं। और सेफाइट की प्राप्ति उत्तर प्रदेश में कहाँ से होती है, ठीक है, तो ये प्राप्ति होती है हमीरपुर जिले से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, फायर क्ले की प्राप्ति उत्तर प्रदेश में कहाँ से होती है, तो देखिए फायर क्ले की प्राप्ति की जाती है मिर्ज़ापुर जनपद से। फायर क्ले कहाँ से प्राप्त होता है, मिर्ज़ापुर जिले से प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित जो प्रमुख हड़प्पा स्थल है, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख हड़प्पा स्थल हैं या सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, तो इनमें सबसे पहले नाम आता है आलमगीरपुर। आलमगीर कहाँ पड़ता है, ये मेरठ में, और ये हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे पूर्वी स्थल भी था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगर मांडी गांव पूछा जाए, मांडी गांव हड़प्पा स्थल कहाँ पर स्थित है, तो ये मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश के। इसी प्रकार कैराना कहाँ पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो है कहाँ पर ये हड़प्पा स्थल है, तो ये शामली जनपद के अंदर आता है। इसी प्रकार मानपुर जो है हड़प्पा स्थल कहाँ पर है, ये बुलंदशहर में पड़ता है। और बड़ा गांव ये भी हड़प्पा स्थल है, ये पड़ता है बागपत जनपद के अंदर। तो आलमगीरपुर मेरठ का, मांडी गांव मुजफ्फरनगर का, कैराना जो है शामली का, मानपुर बुलंदशहर का, बड़ा गांव बागपत है। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित कुछ प्रमुख जो है हड़प्पा स्थल और उनके जनपदों जिलों के नाम हैं। तो दोस्तों ये आज की हमारी यूपी जीके की एक इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।